वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में वाकई लोग अभी तक पूरे जागरूक हो पाए हैं क्या? ठीक से इस बात को समझ पाए हैं क्या? और यह सवाल उठाने का इस समय बहुत सटीक मौका है, क्योंकि यह अगस्त का महीना है और स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हम सब लोग अपनी स्वाधीनता का उल्लास मनाते हैं, देश की स्वाधीनता का उल्लास मनाते हैं, लेकिन अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का उल्लास क्या हम उस तरीके से मना पाते हैं? यह समझना पड़ेगा कि क्या वित्तीय स्वतंत्रता के लिए जो तैयारी की जरूरत होती है, वो तैयारी हम ठीक तरीके से कर पाते हैं? इस बात को समझने के लिए और निवेशकों के नजरिए से इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखने के लिए हम आज बात करेंगे यूटीआई म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अजय त्यागी से। अजय त्यागी हमारे साथ हैं इस समय। अजय जी, स्वागत है आपका। अब जो बात मैंने अभी छेड़ी कि वित्तीय स्वतंत्रता का जो मसला है, हम लोग इसकी बातें तो खूब करते हैं, लेकिन पिछले 5-6 महीनों में ये साफ दिखा कि लोगों के पास वो जो एक कंटिजेंसी फंड होता है वो नहीं आमतौर पे इतना दिखा कि कुछ महीनों तक अगर आमदनी के स्रोत कमजोर रहें, उसके बाद भी वो अपने आप को ठीक से अपनी घर गृहस्थी चला सकें। काफी लोग ऐसे दिखे जिनके लिए ये बहुत संकट का समय जान पड़ा, और वो शायद इसलिए कि उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो तैयारी थी, वित्तीय स्वतंत्रता की तैयारी थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर थी। जी राजीव जी, स्वतंत्रता दिवस के माहौल पे आपका ये प्रश्न उठाना बहुत ज्यादा वाजिब और जायज है। देखिए, 2-3 चीजों का हमें इसमें ध्यान रखना है। जब हम वित्तीय स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला मेरे जो जहन में जो चीज आती है वो ये है कि आप किसी कर्जे के नीचे तो कहीं डूबे नहीं हुए, और अगर आपके या आपके परिवार पे कोई ऐसी घटना या दुर्घटना हो जाए जिसके चलते आपको एक अच्छे खासे रकम की जरूरत पड़े, तो क्या आप उस रकम को किसी को देने के लिए या किसी चीज के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं? और ये जब भी हो सकता है जब आपने उम्र के बहुत पहले पड़ावों में, पहले दूसरे पड़ावों में ही अपने आप को एक पूंजी बनाने के लिए तैयार रखा हुआ हो। हर महीने आपने कुछ ना कुछ छोटा छोटा निवेश करके एक दीर्घ काल के लिए एक पूंजी की तैयारी करी हो, जिसके चलते, जैसा कि आपने अभी वर्णन किया, कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे लोगों के ऊपर इसकी अच्छी खासी मार पड़ी है। अगर आपके पास ऐसी पूंजी है जो आप इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप वित्तीय तरीके से स्वतंत्र हैं। जी, तो ये जो वित्तीय तैयारी है, इसके अलग अलग पहलू क्या हैं? और जैसा सबसे पहले तो मुझे ध्यान में आता है कि लोगों के पास जो एक आकस्मिक निधि होनी चाहिए, एक कंटिजेंसी फंड होना चाहिए, जो पैसा आप किसी भी संकट के लिए 6 महीने 8 महीने आपकी गाड़ी खींच सके, उसके लिए आप अलग करके रख देते हैं। शायद बहुत सारे लोग उसके लिए भी तैयार नहीं थे, वो भी तैयारी उनकी पूरी नहीं थी। देखिए, जब समय अच्छा होता है तो आप ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इतिहास देखें या किसी भी इकोनॉमी का इतिहास पढ़ें और उसके अंदर कई दशकों पीछे जाएं, तो यह चीज हमेशा सामने निकल के आती है कि जो आज स्थिति हमारी इकोनॉमी की है, यह स्थिति हर 7, 8, 10 सालों में दोबारा लौट के आती है। इकोनॉमिक क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं, ये कोई अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे जीवन काल में हमको खाली एक बार देखने को मिलेगी। ये कहीं ना कहीं लौट लौट के बार बार आती है। और आप हिंदुस्तान की बात करें या फिर विकसित देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, हमेशा ये देखा गया है कि क्राइसिस अपने आप आते रहते हैं, और जो लोग इस चीज को सामने रखते हुए एक मजबूत निवेश और जैसा कि मैंने बोला एक दीर्घ काल के लिए एक पूंजी जमा करने का प्रयास करते हैं, वो हमेशा ऐसे क्राइसिस से उभर के निकल पाते हैं। और जिन लोगों ने इस चीज के लिए तैयारी नहीं रखी, उन्हीं के ऊपर मार और पीड़ा सबसे ज्यादा पड़ती है। तो जो एक कोरोना की हम बात करते हैं, वैश्विक महामारी है, ये हमको एक सबसे बड़ा पाठ जो सिखा के जाएगी, खास करके उन निवेशकों के लिए जो इस चीज में थोड़े नए आए हैं और अपने नींव रख रहे हैं।
निवेशकों के लिए सबसे जरूरी ये चीज मानना है कि आपको हमेशा एक पूंजी की तैयारी एक बहुत अपने जीवन काल में बहुत जल्दी शुरू करनी है, ताकि आप ऐसे क्राइसिस से जो बीच में हमेशा आते रहेंगे और आकस्मिक ही आएंगे, वो कभी बता के आपको नहीं आएंगे, उसके लिए आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। जी, तो ये तैयारी के ही जो बेसिक्स हैं उनको एक बार जरूर फिर से दोहराइए, क्योंकि ये बेसिक्स, ये मूलभूत बातें जो हैं उनको बार बार दोहराने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि हम आप जैसे लोग कहते हैं लेकिन शायद बात कहीं पहुंचने में रह जाती है। देखिए, मैं इस वक्त वर्णन करूंगा वॉरेन बफेट, जो सबसे वैश्विक स्तर पे सबसे बढ़िया एक निवेशक माने गए हैं और एक इन्वेस्टमेंट गुरु माने गए हैं। उन्होंने बहुत दशकों पहले एक बात बोली थी कि आपकी हर घर की कोई एक आय रहती है हर माह। आप सबसे पहले ये निर्धारित करें कि उस आय में से कितना हिस्सा आप निवेश करने के लिए अलग रखना चाहते हैं, और उसके बाद आप इस बात पे, इस नतीजे पे पहुंचे कि कितनी आय में से कौन सा हिस्सा आप खर्च कर सकते हैं। ज्यादा करके उल्टा देखा गया है कि आप हाथ एकदम खोल के खर्चा करते हैं और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा होता है, और कई घरों में तो ये देखा गया है कुछ नहीं बचा होता, उसके ही बल पे आप अपना थोड़ा बहुत निवेश करते हैं। मैं कहता हूं इसको आप पूरा उल्टा कर दीजिए। आप सबसे पहले निर्धारित करिए कि देखिए हर माह मुझे 5,000, 10,000 जो भी कुछ है, हमें इसको एक बड़ी पूंजी बनाने के लिए हमें निवेश करना है, और उसके बाद जो पैसा बचा उसमें आप कोशिश करिए अपने खर्च करने की। तो ये एक सबसे जरूरी पार्ट हमें हमेशा याद रखना है। जी, आपने जो बातें कही इसको हम कोरोना काल से मिली वित्तीय सीख के रूप में समझ सकते हैं कि ये मोटी मोटी बातें हैं जिसको आप अपने आने वाले जीवन में उतार करके रखें यदि, तो इसे हमेशा ही कोरोना सबक के रूप में, कोरोना के वित्तीय सबक के रूप में याद रख लीजिए। बहरहाल, अब इसी दौरान बीते 5-6 महीनों के दौरान हमने बाजार में भी बहुत उठापटक देखी, और शुरू में जब गिरावट आई तब लोगों को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा गिर गया है, लेकिन जब वापस संभला तो वापस संभलने की रफ्तार ने भी लोगों को हैरान किया। तो क्या ये जो उठापटक रही, इसको आप किस रूप में देखेंगे? खास तौर पे अभी ये जो वापसी हुई है बाजार की, उसे लेकर लोग बहुत आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद कहीं बाजार फिर से न गिरने लग जाए। जरूर, हमारे हिसाब से भी आम निवेशक आज की तारीख में यही आकलन लगा रहा है कि जो मार्केट का स्तर अभी है ये बना रहेगा, यहाँ से गिरावट होगी या नहीं। 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, जब भी बाजार के सामने कोई ऐसा घटनाक्रम आता है जैसा हमने अभी देखा, जिसके बारे में आप आकलन नहीं लगा सकते थे जनवरी में, फरवरी में, पिछले साल के दिसंबर में, हमेशा बाजार शुरू के महीनों में बहुत कमजोर होता है। शुरू के महीनों में जिसको हम बोलते हैं एक सेंटिमेंट किसी भी इन्वेस्टर का, वो सामने आता है, और उस सेंटिमेंट के चलते एक पैनिक होता है, और हर निवेशक चाहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मैं अपने पोर्टफोलियो को मार्केट में सेल करके अपने पास एक कैश की पूंजी सामने रखूं। अब पहले 1-2 महीने ये सेंटिमेंट हमारे सामने रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ते रहते हैं, निवेशक, समझदार निवेशक जो दीर्घ काल के लिए अपना निवेश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि देखिए प्राइस की गिरावट तो बहुत देखी गई है, लेकिन असल में इस व्यवसाय की वैल्यू कितनी है। हमेशा याद रखिए, ये 2 कॉन्सेप्ट हमें अपने सामने रखने हैं। एक, किसी भी व्यवसाय की कीमत या प्राइस जिसपे वो बाजार पे ट्रेड कर रहा है, और दूसरा, असल में उसके अंदर वैल्यू कितनी है। जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो सबसे जरूरी बात जो हमारे निवेशकों को समझनी है वो ये है कि किसी भी व्यवसाय की वैल्यू का आकलन निकाला जाता है उसके भविष्य के प्रॉफिट और कैश फ्लो से। अगले 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक वो व्यवसाय कितने प्रॉफिट और कितने कैश फ्लोज बनाएगा, उन सबको जोड़ के उस व्यवसाय की इंट्रिंसिक वैल्यू या उसकी इनहेरेंट कीमत जो है वो निकाली जाती है। अब आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जैसा क्राइसिस हमने कोरोना के चलते हुए हमने जो क्राइसिस देखा है, और क्राइसिस के कई कारण हो सकते हैं। 10 साल पहले फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हिंदुस्तान में क्राइसिस आया था। इस बार कोरोना है, 10 साल बाद कुछ और हो सकता है। ये क्राइसिस प्ले आउट होते हैं मान लीजिए 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 2 साल के दायरे के अंदर अंदर।
उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमी वापस से अपने स्थायी स्तर पे आने की शुरुआत करती है, और फिर उसके बाद वापस से अपने जो उनकी ग्रोथ है 5%, 6%, उसके मुताबिक आगे बढ़ती रहती है। अगर हम किसी व्यवसाय की आज बात करें उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए वो व्यवसाय हर साल 100 रुपए का कैश जनरेट करता था। मान लीजिए कि हम उस व्यवसाय की वैल्यू का आकलन केवल 10 साल के अंतराल को लेके बनाना चाहते हैं, तो 100 रुपए हर साल का मतलब हुआ 1000 रुपए की उसकी वैल्यू है अगर हम 10 साल का दायरा रखें। मान लीजिए पहले 2 सालों में 50% की गिरावट हुई और 100 रुपए की जगह 50 रुपए का कैश उस व्यवसाय ने जनरेट किया, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 1000 रुपए की वैल्यू थी क्राइसिस से पहले, वो घट के केवल 900 रुपए रह गई। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, इकोनॉमिक क्राइसिस अपने आप में कुछ महीने, एक आध साल तक रहेंगे, उसके बाद इकोनॉमी वापस से अपने स्थायी स्तर पर आ जाएगी। तीसरे साल से हम मान के चलें कि वो अपने वापस से पुराने स्तर पे आ जाएगी। तो 900 रुपए को अगर आप देखें, 1000 रुपए जो उसकी वैल्यू थी, उसके अंदर केवल 10% की गिरावट है। तो बिजनेस की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके अंदर केवल 10% की गिरावट हुई है, जबकि जो बिजनेसेस के प्राइस थे वो 30-40% तक गिर गए थे। हमेशा, जैसा कि मैंने बोला, पहला रिएक्शन निवेशकों का सेंटिमेंटल होता है। वो बाजार से बाहर निकलना चाहते हैं, वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, बाजारें गिरती हैं। लेकिन दीर्घ काल के लिए जो निवेशक रहते हैं, जो लंबे समय तक की सोच रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस गिरावट को देखते हैं वैल्यू के मुकाबले, और उसके बाद वो मार्केट में घुसते हैं और मार्केट वापस से अपने स्थायी दर की तरफ बढ़ती रहती है। हम उसी एक फेज में इस वक्त हैं जब बाजार वापस अपने स्थायी स्तर पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि ये बहुत तेजी से जिस तरह से मार्केट बढ़ा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं निकालना चाहिए कि मार्केट दोबारा से भी गिर सकता है। इस तरह का उतार चढ़ाव जब भी आए तो उसमें निवेशक उससे घबराने के बदले उसमें अपने लिए बेहतर फायदा निकाल सके, इसका तरीका क्या होना चाहिए, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहना है कि देखिए, जो मैं निवेश आज कर रहा हूं वो मैं अगले 10, 20, 30 साल के हिसाब से कर रहा हूं, और ये जितने उतार चढ़ाव बाजार में आ रहे हैं, मेरे को उससे कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ये निवेश कर ही इस चीज के लिए रहा हूं कि अगर कल मुझे इस पैसे की जरूरत अचानक पड़े तो ही मैं इस निवेश को बाहर निकालूंगा, और जब तक मुझे जरूरत नहीं है तब तक मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है। बल्कि जैसा कि आपने बोला, बाजार 100 के स्तर से घट के 60 के स्तर पे आ गया था, तो हर निवेशक को यही सोचना है कि मेरा बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि जो चीज की कीमत 100 रुपए थी वो मुझे आज 60 रुपए में मिल रही है। तो इस वक्त मुझे निवेश करने का फायदा सबसे ज्यादा है। अगर वो वापस बढ़ के 90 पे आ गई है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि देखिए, अब तो इतनी तेजी से बाजार ऊपर आया है, क्या मैं अपना निवेश छोड़ दूं? बल्कि आपको ये सोचना है कि देखिए, ये तो आज 90 है, लेकिन आज से 6 महीने पहले ये 100 पे ही था। आपको मार्केट की, जो इसको हम वोलेटिलिटी बोलते हैं, जो ये रोज का उतार चढ़ाव है, उसको अपना दोस्त समझना है, ना कि उससे डरना है। और आपको उसके अंदर हमेशा, जैसा कि मैंने बोला, एक पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से हर महीने, हर माह अपना निवेश करते रहना है, तभी सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा आपके लक्ष्य की तरफ, जो कि है कि अगले 20-25 सालों में एक बड़ी पूंजी कमाना। कहीं भी आप बाजार से डर के बाहर निकल आए तो आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अजय जी, एक फंड मैनेजर के रूप में ये जो बीते 5-6 महीनों का उतार चढ़ाव है, उसका आपने किस तरह से फायदा उठाया अपने फंडों में? अगर पोर्टफोलियो में बदलावों के लिहाज से हम बात करें, जो उतार चढ़ाव का फायदा उठाने की बात है, उसके नजरिए से देखें तो आपने अपने फंड में क्या काम किया पिछले 5-6 महीने में? देखिए, अगर आप हमारे फंड को पढ़ेंगे और जो उसके अंदर जो व्यवसाय हैं उनका आकलन लगाएंगे, तो आप एक चीज देखेंगे कि हमने अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं। जब हम अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं और व्यवसाय को चुनाव करके उनको पोर्टफोलियो में लाते हैं, हम हमेशा कम से कम 3 से 5 साल की अवधि को लेके, और उसके उस 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम में व्यवसाय में कितनी
ग्रोथ देखी जा सकती है, कितना विकास देखा जा सकता है, उसको सामने रखते हुए ही निवेश करते हैं। और हमारा हमेशा ये मानना है कि जो सबसे पहली चीज जिसको देखा जाना चाहिए वो है उस व्यवसाय की गुणवत्ता, उस व्यवसाय की क्वालिटी। और क्वालिटी का आकलन आप केवल और केवल एक चीज से लगा सकते हैं कि उस बिजनेस के अंदर कितना कर्जा है या फिर उस बिजनेस के अंदर कितना कैश बैठा हुआ है। अगर आप बिजनेस की बैलेंस शीट पढ़ें तो आपको दो चीजें नजर आएंगी, या तो बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कर्ज होगा, डेट होगा जिसको हम बोलते हैं, या फिर बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कैश होंगे। अगर आप पिछले 20-30 सालों के अंदर देखें कि कौन से ऐसे व्यवसाय रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएट करी है, तो केवल एक चीज आपके सामने आएगी। और ये मैं बहुत ज्यादा तजुर्बे और अनुभव के साथ बोल रहा हूं, जो कि ना केवल मेरा तजुर्बा है पर यूटीआई के अंदर, क्योंकि हम पिछले 60 साल से इस बिजनेस में हैं, हम सबका एक कलेक्टिव तजुर्बा है। जिन बिजनेसों की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा सक्षम रहती है, जिनके ऊपर कर्जा नहीं होता, डेट नहीं होता, बल्कि कैश होता है, वही लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए एक बहुत मजबूत वेल्थ क्रिएशन की नींव रखते हैं। और यूटीआई इक्विटी फंड में हम उन्हीं व्यवसायों का चुनाव करते हैं जिनमें ये देखा गया है कि जिनकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा मजबूत है, कैश बहुत ज्यादा है। और उसी क्योंकि हमने ऐसे ही व्यवसायों का चुनाव करके पोर्टफोलियो में रखा था, हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ज्यादा चेंज करने की, बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और उसी के चलते हमें लगता है कि आने वाले तिमाही में या अगले 6 महीने या साल भर में भी हमें कुछ बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं रहेगी। यही व्यवसाय आने वाले समय में हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे, हमारे निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे। जो आपका पिछले महीने की फैक्ट शीट है उस पर मैं निगाह डाल रहा था कि जो एक्टिव स्टॉक पोजीशंस आपने दिखाए हैं जहां पर आप ओवरवेट हैं ज्यादा, उनमें बजाज फाइनेंस, लार्सन & टुब्रो, इन्फोटेक, इन्फोएज इंडिया, एस्ट्रल पॉली, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस तरह के नाम हैं जहां पर आप ज्यादा ओवरवेट हैं। दूसरी तरफ अंडरवेट जहां पर हैं वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एल&टी जैसे नाम हैं। तो यहाँ ये जो खासतौर पे अंडरवेट वाली लिस्ट है उस पर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये अंडरवेट इस वजह से हैं, आप इस तरह के नामों पर, मैं जानता हूँ आप किसी खास शेयर के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो रुझान दिख रहा है आपके अंडरवेट शेयरों का, उससे क्या ये माना जाए कि जहां पर वैल्यूएशंस काफी बढ़ गए हैं या पिछले कुछ महीनों में कीमतें बहुत ज्यादा चढ़ी हैं, तो वहां पर शायद आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहते हैं, या शायद आपको लगता है कि वो अपने उचित वैल्यूएशन से ज्यादा आगे निकल गए हैं? जहां जहां पे हमें बिजनेस मजबूत दिखाई देता है वहां हम निवेश करते हैं। और मजबूती की परिभाषा क्या है? जैसा कि मैंने आपको कहा, हमें सबसे पहले बिजनेस की बैलेंस शीट की मजबूती देखनी है। उसके बाद हम देखते हैं इनमें भविष्य में कितना विकास आ सकता है, विकास की दरें कितनी रहेंगी, 15%, 17%, 20%। अगर कोई व्यवसाय बहुत मजबूत है लेकिन भविष्य में उसकी व्यवसाय की दर खाली 5, 7, 8% रहने वाली है, हम उस व्यवसाय को अपने पोर्टफोलियो में नहीं लेके आएंगे। लेकिन अगर उसकी विकास की दरें 15, 17, 20% रहने वाली है, हम जरूर लेके आएंगे। इसी कड़ी में जो आखिरी चीज और आखिरी पड़ाव जो है वो है वैल्यूएशन, जैसा आपने बोला। लेकिन वैल्यूएशन हमेशा अंतिम पड़ाव रहता है हमारे लिए। सबसे पहला पड़ाव हमारे लिए क्वालिटी और गुणवत्ता रहता है, दूसरा पड़ाव हमारे लिए विकास और ग्रोथ की दरें रहता है, और वैल्यूएशन एकदम आखिर में आता है। तो अगर कोई बिजनेस हमें अच्छा लगता है और उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, ऐसा हमने देखा है कि ऐसा नहीं होगा कि हम उस व्यवसाय को अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं लाएंगे, उसको नजरअंदाज करेंगे। हम एक समय का इंतजार करेंगे, और मार्केट में क्योंकि उतार चढ़ाव बने रहते हैं, कभी ना कभी वो व्यवसाय के अंदर किसी ना किसी कारण से एक प्राइस की गिरावट आएगी और हम उसको अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहेंगे जरूर। जी, इस समय यदि आपके यूटीआई इक्विटी फंड की यदि हम स्थिति देखें उसके प्रदर्शन की, तो पिछले एक साल में 14.5% का रिटर्न दिख रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स इसका जो है निफ्टी 500, उसमें लगभग 5.25% की बढ़त एक साल में दिख रही है। यदि इस कैटेगरी का औसत देखें, श्रेणी औसत, तो वो लगभग 6% का है। तो उसके मुकाबले में यूटीआई इक्विटी फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है एक साल के रिटर्न के लिहाज से।
बाकी जो लंबी अवधि के रिटर्न देखें तो वहां भी आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन थोड़ा हल्का है। लेकिन खास तौर पे पिछले 1 साल के नजरिए से यदि इस आउट परफॉर्मेंस के गैप को देखें तो किन पॉकेट्स में, मतलब जो आपके पोर्टफोलियो की संरचना है उसमें किन पॉकेट्स में आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा प्रदर्शन सामने आया जिसके चलते ये आउट परफॉर्मेंस हमें इस फंड में दिख रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि जब हम इक्विटी निवेश की बात करते हैं तो जो 1 साल का दायरा है मेरे मानने में बहुत ही छोटा है। तो 1 साल में किसी फंड का आउट परफॉर्म करना या अंडर परफॉर्म करना मेरे तजुर्बे में हमेशा बहुत ज्यादा महत्व उसको देना नहीं चाहिए। आपको 3-5 साल और लंबे दायरों की बात करनी चाहिए। पिछले 1 साल में जो यूटीआई इक्विटी फंड की आउट परफॉर्मेंस आई है उसके अंदर बहुत कारण है, लेकिन ज्यादा करके कारण वापस से जो व्यवसायों का हमने चुनाव किया और उनमें बने रहे, और मार्केट वोलेटाइल और उतार चढ़ाव होने के बावजूद हमने उनको 3 से 5 साल के दायरे में देखा और अपनी पकड़ उन व्यवसायों पे बनाई रखी, और हमेशा इस तरीके से सोचा कि शेयर प्राइस वोलेटाइल रह सकते हैं, लेकिन एक व्यवसाय की असली क्षमता 3 से 5 साल के अंदर ही निकल के आती है, और उस क्षमता के भरोसे पे ही हम इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस हमारी सोच की वजह से मुझे लगता है, मैं पिछले 1 साल की बात नहीं करना चाहता हूं, मुझे लगता है पिछले 3 से 5 साल और आने वाले 3 से 5 साल के एक टाइम फ्रेम में इन्वेस्टर्स को हमारी इस परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। अगर हम इसी फोकस से आगे बने रहे और हमने अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया और बहुत ही ज्यादा जिसको मैं कह सकता हूं स्थिरता के साथ अपने इन व्यवसायों को पकड़ के रखा, तो शायद आने वाले 3 से 5 साल में भी नतीजे अच्छे ही रहने चाहिए। आने वाले समय के लिए आपको किन क्षेत्रों पर ज्यादा दांव लगाने की इच्छा होगी? कौन से सेक्टर्स आपकी नजर में ऐसे हैं जो आपको लगता है कि बाजार से बेहतर चाल दिखा पाएंगे, और कहां पर आपको लगता है कि शायद आप आने वाले दिनों में अपना एक्सपोजर कम करेंगे क्योंकि वहां पर 3 से 5 साल के लिए आपको बहुत अच्छा आउटलुक नजर नहीं आ रहा? हिंदुस्तान जिस दौर से अभी गुजर रहा है उस दौर में हमारी निजी आय पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं केवल $2000 प्रति वर्ष की है। अगर आप बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें, एवरेज उनका 5000 है। अगर आप विकसित देशों की बात करें उनमें तो 20-25 हजार है। तो कहीं ना कहीं भारत में भी हम 2000 से 3000, 4000, 5000 इस तरह की बढ़त हम देखते रहेंगे, क्योंकि 10 साल पहले ये ₹1000 के नीचे होती थी, 20 साल पहले करीबन ये ₹500 प्रति वर्ष होती थी। और जैसे जैसे ये आय बढ़ेगी वैसे ही हमारे जो जिसे कह सकते हैं हाउस होल्ड्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो अपना खर्च बहुत सारे कंजम्पशन आइटम्स पे बढ़ाते रहेंगे, भले ही वो एलईडी टीवी हो या फिर एक कार खरीदना हो या फिर कोई एक 2 व्हीलर खरीदना हो। तो कंजम्पशन क्षेत्र पे कहीं ना कहीं एक अच्छी विकास देखने को हमें आने वाले 3 से 5 साल और आने वाले दशक में भी दिखाई देगी, जिस तरह से पिछले दशक में भी दिखाई दी है। और हमारा एक बहुत हम आप कह सकते हैं कि हमारा एक सकारात्मक व्यू है इन कंज्यूमर क्षेत्र की कंपनियों के ऊपर। जहां तक की बात की जाए थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स की, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंड जरूर रहेगा भारत सरकार का, और जब तक हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना हो, जब तक विकास की दरें बहुत मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकती हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों के अंदर पिछले 10-20 साल में भी देखा गया है कि एक वेल्थ क्रिएशन के जो कुछ कारण होते हैं वो नहीं दिखाई देते, मजबूत बैलेंस शीट नहीं दिखाई देती, कैश फ्लो मजबूत दिखाई नहीं देते हैं। तो आने वाले 3 से 5 सालों में भी हम थोड़े से नकारात्मक रहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, कमोडिटीज, ऑयल एंड गैस, ऐसे सारे क्षेत्रों की तरफ, कंज्यूमर, फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विसेज, ऑटो क्षेत्र जिसको हम एक कंज्यूमर के अंदर ही कंज्यूमर का हिस्सा मान के चलते हैं, इन क्षेत्रों की तरफ हमारा नजरिया सकारात्मक है। जी, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला और ये सारी बातें हमारे दर्शकों पाठकों के लिए सामने रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।